जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि ये टॉपिक मेंस के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे केवल, ठीक है, जो कि मैंने ध्रुव क्लासेस में भी दिखाया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये सिलेबस देखेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये वीडियो एनसीईआरटी बैच को तो है ही, एनसीईआरटी बैच में ये वीडियो ध्रुव बैच में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, इवन मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को पब्लिक ही करवा दूंगा, क्योंकि कई लोग ये पूछ रहे थे डाउट कि सर ये इंडस्ट्री और रिसोर्स वाला चैप्टर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़ें। तो यार उसके लिए अलग से वीडियो बनाने से अच्छा ये वाला वीडियो मैं ओपन कर दूंगा सबके लिए, तो जिसको देखना है सब लोग देख सकते हैं। और ध्रुव में भी काम आ जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इससे मुझे अलग से कराने पड़ते, तो मैं एक क्वेश्चन जो ध्रुव में है वो तो करवाऊंगा ही, जो सौर ऊर्जा वाला है वो तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम लोग यहां से कर लेंगे। ठीक है, ध्रुव में जैसे क्वेश्चन हैं स्तुति, वस्त्र उद्योग और बाकी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आएंगे आपके, वो अपना समय के हिसाब से चलता रहेगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, अब दो चीजें देख पाओगे। विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, एक प्रश्न की डिमांड यह है, और दूसरा मतलब सिलेबस की दूसरी डिमांड है विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, जिम्मेदार कारक, ये दोनों चैप्टर केवल और केवल आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो पहले मैं इस चैप्टर का सोर्स आपको बता देता हूं, केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, पहली बात। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, करंट फैक्ट से अपडेट करना है। करंट फैक्ट से अपडेट करना है, भी वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। और तीसरी बात जो आपको करना है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। तो केवल ये 3 सोर्स होंगे और आपका ये पूरा 11th नंबर जो टॉपिक है सिलेबस के, जीएस पेपर 1 के जो सिलेबस के 11th नंबर का टॉपिक है, पूरा क्लियर कट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा जो मैं आज का लेक्चर है। तो ये चाहे आपने कोई बैच ना ज्वाइन किया हो, ठीक है, कोई बैच ना ज्वाइन किया हो, तो भी आपको ये वीडियो देख ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे बता देता हूं, आज 20 दिसंबर है, ठीक है, मैं श्योर हूं 20 दिसंबर है, हाँ आज 20 दिसंबर है, और 20 दिसंबर को हम लोगों ने ऑफर लॉन्च किया है, जो कि अब सबसे कम प्राइस है इस समय। यूपीएससी हिंदी के जो भी पेड कोर्स हैं सबसे कम प्राइस, यानी सारे कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट क्या है कि पहले 200 लोगों को ये डिस्काउंट है, इसके बाद जब 201वें नंबर से 400 नंबर तक डिस्काउंट 15% हो जाएगा, और इसके बाद डिस्काउंट 10% हो जाएगा। तो 401 से लेके जितने, फिर उसके बाद जितने एडमिशन आए तो ये डिस्काउंट 10% हो जाएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि ये 200 वाले में रहिए आप। ठीक है, जब आप फीस पेमेंट करेंगे तो उसके पहले जरूर एक बार पता कर लेंगे कि आपका मतलब कौन सा नंबर है, ये जरूर पता कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने बिना पूछे फीस पेमेंट कर दी और बाद में पता चला, तो वो हम लोग बैच वाइज अलग अलग बनाते हैं। जैसे ये जो 20% डिस्काउंट वाला बैच है, ये अलग से एक बैच रहेगा, 15% का अलग बैच रहेगा। तो पता चला आपने फीस पेमेंट यहां पे कर दी है ना, और ये बैच खत्म होकर ये वाला बैच बन चुका है, तो वो फिर हम लोग को मैनेजमेंट में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक बार जरूर पता करके कंफर्म करके तभी आप फीस पेमेंट करेंगे। अब यहां पर इसको देखेंगे हम लोग, जो हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है, इंडस्ट्री। तो देखिए ये इंडस्ट्री का पूरा टॉपिक, मतलब इंडस्ट्री तो ओवरऑल इसी चैप्टर से खत्म हो जाता है, मतलब इसी चैप्टर से 10-15 पन्ने से खत्म हो जाता है। तो बात ये समझनी पड़ेगी कि मान लो आपको कोई उद्योग लगाना है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जनरली मेंस में प्रश्न यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में पूछेगा उद्योगों की अवस्थिति के बारे में, ठीक है, यानी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछेगा, समानता ऐसा पूछेगा। अच्छा, एक दो चीज हमें कीवर्ड्स पहले समझ लेने चाहिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो कीवर्ड समझ लेने चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसका हम यूज करेंगे आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो पहले कीवर्ड समझा देता हूं, फिर हम लोग इसके आगे इसको देखेंगे। तो देखिए एक कीवर्ड होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है, वो सारे प्रोसेसेस जो कि रॉ मटेरियल से लेके, कच्चे माल से लेके, ठीक है, सप्लाई चेन का मतलब होता है आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला में वो सारी चीजें आती हैं जो कि कच्चे माल से लेके, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद से पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद से प्रोसेसिंग के बाद से पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद से जो आपका होलसेलर है, होलसेलर के बाद से रिटेलर, और रिटेलर के बाद जो आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर। तो ये पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को कच्चे माल से लेकर कंज्यूमर के हाथ में आ जाने वाले, हाथ में आने तक के
बीच की सभी प्रक्रियाएं, बीच के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, पैकेजिंग है ना, क्वालिटी चेकिंग, बहुत सारी चीजें, और डिटेल में जाते जाओगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन है, पूरा सिस्टम क्या है, सप्लाई चेन, यानी आपूर्ति श्रृंखला है। पहला कीवर्ड ये समझना है। अब एक चीज और आती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। एक दूसरी चीज आती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। तो किसी भी चीज का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होगा, सपोज मान लो प्रोसेसिंग, यहां पे प्रोसेसिंग को पकड़ लें, अगर इसको हम सेंट्रल बिंदु लेते हैं, केंद्र बिंदु लेते हैं, इसके आगे की जितनी प्रोसेस हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। इसके पीछे के जितने प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड लिंकेज। तो ये बात भी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, मतलब जिस पॉइंट को, जैसे आपने मान लो होलसेलर को आपने सेलेक्ट किया, होलसेलर को सेलेक्ट किया, तो इसके पहले के जितने प्रोसेस थे, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी बैकवर्ड लिंकेज में। और इसके आगे की जो भी चीजें, कंज्यूमर, अब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ता है, कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ता है, यानी उपभोक्ता अधिग्रहण करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उनको परसुएड करना पड़ता है। ये सारी चीजों के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट के लोगों को हायरिंग करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लोग को हायरिंग करते हैं, क्वालिटी चेकिंग करना पड़ता है, इसकी सर्विस देनी पड़ती है, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पूरा मतलब डिटेल में घुसेंगे ना और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम ऊपर ऊपर जितना हमारी रिक्वायरमेंट अभी केवल उतना समझेंगे। नहीं तो सप्लाई चेन अपने आप में मुझे 6 महीना पढ़ाया गया था, तो समझ रहे हैं, ऐसा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि मुझे 6 महीना कॉलेज में केवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाया गया था। तो आप इस बात को समझ पाइएगा, बहुत ही पूरी इकोनॉमिक्स के लिए या पूरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सप्लाई चेन। इसीलिए आईआईटीज में आजकल कोर्स ही स्पेशल होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसीलिए अलग से प्रॉपर कोर्स ही बनाए जाते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको अगर आपने सेंट्रल बिंदु मांगा तो इसके आगे की जितनी चीजें होंगी वो होंगी फॉरवर्ड लिंकेज में, जितनी पीछे की चीज होंगी वो बैकवर्ड लिंकेज में। ये बात समझिएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो विनिर्माण संयंत्र होते हैं, इसको हम लोग केंद्रीय बिंदु मानते हैं। विनिर्माण के आगे के सभी प्रोसेस हम मानते हैं फॉरवर्ड लिंकेज, और इसके पीछे के सभी चीजें हम मानते हैं बैकवर्ड लिंकेज। और इसी चीज को जो बैकवर्ड लिंकेज है, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज है, इसको ही कई बार बोला जाता है अप स्ट्रीम प्रोसेसेस। समझिएगा, अप स्ट्रीम प्रोसेसेस। आप लोगों को सर ये क्या चल रहा है, क्या ये कीवर्ड्स है, यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो यही क्वेश्चन ही बनाता है। यूपीएससी का अगर आप पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं देखता हूं, अगर मेरे सामने होगा तो मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। नहीं, अभी मेरे पास सामने नहीं है, हिंदी लिटरेचर का है। यूपीएससी ने एक बार चेक करिएगा 2018 में या 19 में जीएस पेपर 3 में प्रश्न पूछा था, खाद्य प्रक्रमण इकाइयां यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में यानी सप्लाई चेन में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस पर चर्चा करें। यह प्रश्न यूपीएससी में आया था, थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न था, कुछ हो सकता है मैंने कीवर्ड्स कुछ चेंज कर दिए हो, चेक करिएगा, इतना एग्जैक्ट याद नहीं होता है। टॉपिक क्या था वो, यूपीएससी इसी प्रश्न को बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के नाम पे भी दे सकती है। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस यूज किए गए, यानी ये जिसको आपने सेंटर माना है, सेंट्रल बिंदु माना है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, यहां तक पहुंचाने के लिए जो जो प्रोसेसेस यूज किए गए उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। और इसके बाद उपभोक्ता तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो जो प्रोसेस किए जाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोलेंगे। ये सारे कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीजें आ गई, ये आपका बेसिक हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है, यानी विनिर्माण का मतलब ये होता है प्राथमिक उत्पादों में, सिंपल सी बात है, प्राथमिक उत्पादों में वैसे प्रोसेसेस जिससे प्राथमिक उत्पादों का वैल्यू एडिशन हो जाए, मूल्य संवर्धन होने वाली प्रक्रिया को। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी प्रोडक्शन में, प्राइमरी प्रोड्यूस में मूल्य संवर्धन करने वाली सभी प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, मूल्य संवर्धन, ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो मान लो यहां पर ऐसे समझ लो, मान लो यहां पे टमाटर था, तो टमाटर में मूल्य संवर्धन क्या हो सकता है, एक मूल्य संवर्धन हो सकता है इसका टोमेटो सॉस बना दो, टोमेटो सॉस, और वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से टमाटर का एक मूल्य संवर्धन क्या हो सकता है, उसको बढ़िया से पॉलिश कर दो, ये भी हो सकता है, बढ़िया से पॉलिश करके और क्या करो, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला के उसको पैकेजिंग कर दिया, ये भी अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस हो जाएगा, समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ये सारी प्रोसेसेस हो जाएंगी। तो टमाटर को टमाटो सॉस बनाओ या उसको बढ़िया से पैकेजिंग कर दो, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव लगा दो, ये सब वैल्यू एडिशन प्रोसेस हैं। टमाटर अगर नॉर्मल टमाटर 30 रुपए किलो मिलता तो ये वाला मिलेगा 60 रुपए किलो या 100 रुपए किलो। देख रहे हो, सीधे वैल्यू एडिशन करने को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन। और जो चीजें इन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों को सहायता प्रदान करती हैं, दोनों गतिविधियों को, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों को जो चीजें सहायता प्रदान करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, जिसको सामान्यतः बोला जाता है सर्विस सेक्टर। तो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों को जो सहायता प्रदान करती हैं, तो ये दूसरा कीवर्ड हो गया हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या होता है या मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं एक बात करता हूं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब शॉर्ट में यहीं पे बात करेंगे और पूरे टॉपिक को यहीं से ऐसे समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इससे प्रश्न हर साल आते हैं, मतलब इससे प्रश्न आने ही आने हैं श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये चीज की तैयारी छोड़ के आप नहीं जा सकते एग्जाम में, ठीक है। मतलब जब श्योर है भाई, अगर श्योर है कि यार प्रश्न आएंगे ही आएंगे, अब अगर आप छोड़ के जा रहे हो एग्जाम में तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का क्या मतलब है। ऑफ इंडस्ट्री एक सिंपल सी बात है, आपके पास मान लो आप एक उद्योगपति हो, एंटरप्रेन्योर, इसको कैसे पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, जो भी हो आप, मान लो आप एक उद्यमी हो, उद्योगपति हो, आपका मेन उद्देश्य क्या होगा, समाज की सेवा करना कि लाभ कमाना। पहले ये बात समझिए, सामान्यतः उद्योगपतियों का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे यूपीएससी हिंदी एक उद्योग है, कई लोग कहते हैं कि सर आप लोग ने यूपीएससी को व्यापार बना दिया है। भैया ये व्यापार है, ये बात समझिए, इसमें कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, व्यापार है। बिना पैसा कमाना, बिना लाभ कमाने के समाज सेवा 1 से 2 दिन चल सकती है, समाज सेवा रेगुलर नहीं चल सकती है। कोई व्यक्ति, एकाध बिरले व्यक्ति होंगे, करोड़ों में एक व्यक्ति जो समाज सेवा कर पाएगा, बाकी सभी लोग को घर परिवार चलाने के लिए क्या करना चाहिए होता है, लाभ कमाना। ईज ऑफ लिविंग सुधारने के लिए, जीवन की गुणवत्ता सुधार करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, लाभ कमाना पड़ेगा। तो कोई भी उद्यमी जो अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसका मेन टारगेट क्या होगा, लाभ कमाना मेन टारगेट होगा। ये सिंपल सी बात है। अब आपका लाभ कमाना मेन टारगेट है और आपके पास एक है प्रोडक्ट जिसको बेच के आप लाभ कमाओगे। एक सिंपल, मैं एकदम बेसिक चीजों पे जा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें एकदम, मतलब अब ये चैप्टर आपके लिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है, मैं इतना बेसिक में जाके आपको समझा रहा हूं। तो आप कोई उत्पाद बना रहे हो, उसको बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप लाभ कमा रहे हो। अब सोचो ये जो प्रोडक्ट है, तो मान लो आपने ये कंघी बनाई, सपोज आपने ये कंघी बनाई है ना, ये कंघी आपने बनाई। अब ये कंघी जो है, ये मान लो प्रोडक्ट है आपका और इसकी प्राइस है सपोज 500 रुपए, इसकी प्राइस है 500 रुपए बेचने का प्राइस, मतलब आपने मूल्य रखा है बेचने का 500 रुपए। अब मान लो आप 100 पीस बेच रहे हो या 10 पीस, चलो आपने बेचा, पूरे साल में आपने 10 पीस बेचा, यानी आपने 5000 रुपए की सेलिंग की, ये आपकी सेलिंग हुई, टोटल आपने इतना सेल किया। अब इस सेलिंग में से आपको जितना आपने खर्चा किया था, यानी कॉस्ट प्राइस, ये घटाना पड़ेगा। खर्चे में आपके क्या क्या चीजें थी, खर्चे में चीजें थी, पहली बात खर्चे में क्या चीजें थी, मनी, आपने मनी लगाया। सिंपल से, आपने ऋण लिया होगा, ऋण पे आप ब्याज दे रहे होगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे होगे या इंटरेस्ट दे रहे होगे, सिंपल सी बात है, मनी, पहला खर्चा ये आया। दूसरा खर्चा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया होगा। तीसरा खर्चा आप ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, भाई कंघी यहां से आपको पहुंचानी है दिल्ली या यहां से पहुंचानी है गोरखपुर के बाजार में, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन यूज कर रहोगे। तीसरी बात आप क्या कर रहे होगे, रॉ मटेरियल यूज कर रहे होगे, रॉ मटेरियल, जैसे ये लकड़ी की कंघी है, मे भी शायद चंदन की लकड़ी है, बहुत शानदार महक रही है, मतलब जो भी कंघी है ना, ये जो कंघी है, आप इस बात को समझिए, बेस्ट एग्जांपल है आपके पास। तो ये लकड़ी की भी कुछ प्राइस होगी, तो रॉ मटेरियल की भी एक प्राइस आ गई। इसके बाद भैया मजदूर जो इस कंघी को काट रहा होगा आरी से या जिस चीज से भी, जिसने इसको फिनिशिंग दी होगी, इसको प्रॉपर ये तरीका से बनाया होगा, ये तरीके से बनाया होगा, तो मजदूरी यानी आपका श्रम बल, ये भी आपकी कॉस्ट लग गई, श्रम बल की भी कॉस्ट लग गई। इसके अलावा कुछ चीजें साइड लाइन पे होती हैं। साइड लाइन का मतलब ये मैनेजमेंट, मार्केटमा में 10 पीस बिकेगा, उस 10 पीस बेचने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको बढ़िया मैनेजमेंट चाहिए।
ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो फोरकास्ट कर सके, जो आपको बता सके कि भैया इस साल इतना ही कंघी बिकेगा, इस साल रिसेशन आए इतना ही कंघी बिकेगा, अतः उत्पादन ज्यादा मत करना, आपका कॉस्ट मिनिमाइज कर पाए। बोले कि ये जो कंघी के लिए लकड़ी है ना, कर्नाटका के बजाय उत्तराखंड से मंगा लो। आपको जो आइडियाज दे, आपको जो समर्थनकारी सेवाएं दे, टर्शरी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, आपको चाहिए मैनेजमेंट। और इसके अलावा आपको चाहिए पॉलिसीज। गवर्नमेंट बैन कर दी, बोली लकड़ी का कंघी बना ही नहीं सकते, तो कैसे बनाओगे, तो आपका प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं बनेगा, तो आपको चाहिए पॉलिसीज। अब आप क्या करोगे एज अ इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल, आप कह सकते हो उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, आप क्या करोगे, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको कम से कम करने का प्रयास करोगे। क्योंकि भाई मान लो ये चीज जितना भी मैंने खर्चा जोड़ाया, श्रम बल है ना, रॉ मटेरियल, ठीक है, मैनेजमेंट, मनी, है ना, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितनी चीजें मैंने बताई, हो सकता है सब मिला जुला के कॉस्ट पड़ रहा हो 125 रुपए, 125 रुपए कॉस्ट पड़ रहा हो, बेच रहे हो आप 500 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 375 रुपया। सीधी बात है, आप कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपको चाहिए लाभ, आपको चाहिए लाभ अधिकतम, तो आप क्या करोगे, आप दो काम कर सकते हो, या इसकी प्राइस बढ़ा दो, 500 रुपए की बजाय 600 रुपए कंघी कर दो। अब 600 रुपए कर दोगे तो लोग खरीदना कम कर देंगे, कहेंगे यार बड़ी महंगी है, 500 रुपए की पहले मिलती थी, 600 हो गया, अरे बाप रे बाप। तो आप पास दूसरा उपाय होगा, आप क्या करोगे, इस 125 रुपए को कम करने की कोशिश करोगे। अब कम करने की कोशिश में आप क्या करोगे, अपनी इंडस्ट्री उस लोकेशन पे रखोगे, अपनी इंडस्ट्री उस लोकेशन पे रखोगे जहां पे ये सारी चीजें, रॉ मटेरियल, आपका जो मैन पावर है ना, मतलब श्रम बल है, वो रॉ मटेरियल, श्रम बल, मार्केट तक ले जाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और कच्चे माल को ले आने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब मिनिमम होता जाए। तो आप क्या करोगे, अपनी लोकेशन, वो लोकेशन डिसाइड करोगे जहां पे ये सारी चीजें मिनिमम हो जाए, और इस आधार पे आप क्या करोगे, इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करोगे। तो लोकेशन कैसे डिसाइड करोगे, ये फॉर एग्जांपल यूपीएससी हिंदी। अब मैं यूपीएससी हिंदी के एग्जांपल से बताता हूं, सिंपल सी बात है। जैसे आप समझो, हम लोग मान लो एक कोर्स, जैसे मान लो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, सपोज एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया, मान लो 2000 रुपए का हिंदी लिटरेचर का अंकुरण बैच, हिंदी साहित्य का अंकुरण बैच हमने मान लो लॉन्च किया है, 2500 रुपए, मैं 2000 जनरली बोल देता हूं, कभी कभार दिमाग में वही सेट रहता है, 2500 रुपए का लॉन्च किया, अभी 20% ऑफर है, तब 2000 हो जाता है, इसलिए ठीक है। मान लो हमने प्रमोशन भी साथ साथ में करते रहेंगे ना, तो ये भी अच्छी बात है। तो अंकुरण बैच हमने लॉन्च किया, अब 2000 रुपए वो मान लो मिल रहे हैं हमको, पर व्यक्ति जो उस अंकुरण बैच को खरीद रहा है वो 2000 रुपए हम लोग को दे रहा है। अब इसमें हम क्या चीज देखेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी लग रही है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी लग रही है, अब सोचो एक बार, और इस आधार पे मैं लोकेशन डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां पे ये कोर्सेज लॉन्च करने। समझना बहुत मैटर करता है, हम लोग गोरखपुर से क्यों आपको पढ़ा रहे हैं, और गोरखपुर में हमने क्यों इंडस्ट्री लगाई, जो अपना सेंटर पहला खोला, पहला जो ऑफलाइन सेंटर खोला, क्यों गोरखपुर में खोला, क्यों, क्योंकि पहली बात है जो घर है, घर का किराया, गोरखपुर में अभी जहां पे हम लोग किराया रह रहे हैं वहां पे 20,000 रुपए महीना किराया दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, घर का किराया हम लोग 20,000 रुपए दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। देखो इंडस्ट्री कैसे लगती है, ये आपको लग रहा होगा ना सर अपने बारे में बता रहे हो, नहीं, मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल, केस स्टडी, इसी कहते हैं केस स्टडी, केस स्टडी के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं। प्रश्न क्या था वापिस देखो एक बार, तब आपको समझ में आएगा। तो वो सिलेबस में तो आपको लगेगा कि सर तो पढ़ाई में मजाक करवाते हो बहुत, ये अपनी बात सर, आपने कहानी शुरू कर दी है ना। ये केस स्टडी है, ये रियल लाइफ की केस स्टडी है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तृतीयक क्षेत्र के उद्योग, सामान्यतः ये कौन से उद्योग होते हैं, सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर के साथ फायदा ये है कि सामान्यतः आप पूरे देश में कहीं भी लगा सकते हो अगर आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। टर्शरी सेक्टर के पास सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, हमें बार बार लॉ अयस्क नहीं मंगाना है, रेगुलर ट्रांसपोर्ट नहीं मंगाना है, हमें बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्शन जहां पे मिल जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल वही है। अब आप समझना, एक सिंपल सी बात यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग वापिस आते हैं, तो घर का किराया मान लो 20,000 रुपए हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि 6 लोग काम कर रहे हैं, जो कि बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, 6 लोग जो कि हिंदी लिटरेचर का कंटेंट और बाकी सब बना रहे हैं। सबका ऑन एन एवरेज अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपए या 25,000 रुपए अगर मंथली रख लेते हैं, तो आपका 1,20,000 रुपए ये हो गया, ये हो गया 1,20,000 रुपए, ये कॉस्ट हो गई। इसके बाद जो अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब लैपटॉप,
भाई कोई भी काम कर रहा है तो बिना लैपटॉप के तो करेगा नहीं। बिजली का खर्चा, ठीक है, लैपटॉप, बिजली का खर्चा, पानी प्लस खाने का खर्चा, पानी प्लस, भाई एक कंपनी सब चीजें जोड़ती है, खाने का खर्चा, जो उनके लिए डेस्क और बेंच यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा उसका खर्चा, ये सब खर्चा जोड़ के भी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। अब लैपटॉप में आप अगर जाओगे तो आप देखोगे अगर आप डेल का लैपटॉप यूज कर रहे हो 60-70 हजार में आपको ऐसे लैपटॉप मिलेंगे जिसपे क्या होगा, बहुत सारी चीजें लैग हो जाएंगी, है ना। मैं पढ़ा बोल कुछ और स्क्रीन पे चल कुछ और रहा है और लिखेगा कुछ और। इसीलिए लैपटॉप भी आपको वो वाला लैपटॉप लेना है जिसका सीपीयू पावर बहुत अच्छा हो, ठीक है, जिसमें ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर सही तरीके से अरेंजमेंट हो जाए, वो भी आपको ध्यान देना है। आपको यह भी ध्यान देना है कि बगल में साउंड की नॉइज बहुत ज्यादा ना आए। तो साउंड की नॉइज को आइसोलेशन करने के लिए, समझिएगा केस स्टडी है, रियल केस स्टडी, साउंड नॉइज आइसोलेशन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग फाइनल कट प्रो यूज करते हैं, तो फाइनल कट प्रो यूज होता है, वो 30,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या होता है, ये सब होता है इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या होता है, ये सब होता है इन्वेस्टमेंट। मैं चाहूंगा मैक्सिमम लाभ कमाना इस इन्वेस्टमेंट से, तो मैं लोकेशन ऐसी जगह पे रखूंगा जहां पे ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो सके। तो मैं मिनिमम अब क्या करने की कोशिश करूंगा, आप समझो। लैपटॉप का कॉस्ट मैं कहीं भी पूरे इंडिया में मांगूंगा, इससे कम नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, कम नहीं हो सकता लैपटॉप की कॉस्ट। पानी खाना कहां पे कम होगा, जहां पे महंगाई कम हो, यानी दिल्ली के रेशियो में अगर मैं गोरखपुर में देखूंगा तो पानी खाने और बिजली का खर्चा मुझे गोरखपुर में कम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इंटरनेट का खर्चा दिल्ली और गोरखपुर में अंतर होगा, क्योंकि गोरखपुर क्या है, एक मेट्रो सिटी नहीं है अभी। अब मेट्रो सिटी नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, यहां पर इंटरनेट के चार्जेस भी कम होंगे, बिजली के चार्जेस कम होंगे, पानी शायद फ्री में मिल जाए, और सबसे ज्यादा किराया, जो जितना एरिया 20,000 रुपए में हम लोग गोरखपुर में ले लेंगे, दिल्ली में वही एरिया आपको लगभग 1 से 2 लाख रुपए में मिलेगा। और ये तो हमारे पूरे बैच की इनकम भी नहीं होती है। अब आप समझेंगे, इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री ऐसे लोकेशन पे लगाते हैं जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ आई कि जो टर्शरी इंडस्ट्रीज है, टर्शरी इंडस्ट्रीज, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फुट लूज इंडस्ट्री। समानता ये कीवर्ड्स हैं सारे, आपको लग रहा होगा गौरव सर मजाक कर रहे हैं, नहीं, मैं कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं। आज इंडस्ट्री खत्म है ना, ध्रुव वालों आपके लिए भी खत्म है, एनसीईआरटी आपके लिए तो खत्म है ही है, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने इवन थ्योरी भी पढ़ा दी, जबकि ध्रुव में मैंने डिमांड मतलब अपनी ये चीज एकदम नहीं थी। ध्रुव में यही था कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कराएंगे, लेकिन चूंकि बहुत लोग मैसेज कर रहे थे पर्सनली कि सर ये इंडस्ट्री रिसोर्स कहां पे करें, और सर हम बहुत गरीब हैं, हम ध्रुव बैच नहीं ज्वाइन कर सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली बात तो फीस ही इतनी कम है कि गरीब है तब भी आप कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतने भी गरीब नहीं हो कि आपको खाने पीने का संकट है, सिंपल सी बात है। खाने पीने का संकट अगर है तो पहले खाने पीने का संकट दूर करिए, तब यूपीएससी की तैयारी करिएगा, कि भूखे पेट तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ये बात समानता मेरे मन में यही बात आती है जब कोई ऐसे बोलता है तो। लेकिन फिर भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, ऐसा कोचिंग भाई ऐसा तो नहीं मैं समाज से एकदम कट जाऊंगा, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते मैंने कहा ये वाला वीडियो चलो ओपन कर देते हैं, क्योंकि 3-4 लोग ऐसे पर्सनली बोल चुके थे, तो मैंने कहा चलो इसको ओपन कर देंगे। ये बात समझिएगा, ये होती है कॉस्ट, ये होती कॉस्ट। अब इसमें बहुत सारी कॉस्ट जो हम ध्यान नहीं देते हैं। टर्शरी उद्योग को लगाने के लिए, टर्शरी उद्योग को लगाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा एक चीज और मैटर करती है, वो होती है पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंटरनेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, या बार बार इंटरनेट बंद ही लग जाए, ठीक है, बार बार ऐसा कुछ घटना हो रहा है उस लोकेशन पे कि इंटरनेट ही बंद हो जाए, तो क्या आप टर्शरी इंडस्ट्री वहां पे लगाओगे? नहीं लगाओगे, ठीक है। आपको वहां पे स्किल लेबर फोर्स मिल ही नहीं रहा है, स्किल लेबर फोर्स आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या टर्शरी इंडस्ट्री लगा पाओगे? नहीं। जैसे अभी हम लोग पास पता है समस्या क्या है, हम लोग पास समस्या ये कि 5 लोगों को छोड़ के 6वां पढ़ाने वाला कोई ढंग का मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत हार्ड तोड़ कंपटीशन है, बहुत हार्ड तोड़ कंपटीशन है। जितने कम कॉस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जितने मतलब समझ लो एकदम घर से पैसा दे रहे हैं, ठीक है, घर से पैसा दे रहे हैं। रमन सर से एक बार पूछ लेना, 2 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, तो मुझे तो कतई नहीं मिली होगी, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में इसकी भी वैल्यू होती है। वो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कुछ उपकार कर रहे हैं आप लोग के ऊपर, ये भी बात नहीं है। तो मैं दोनों चीज बता रहा हूं, उपकार भी नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं कि फ्यूचर इसी का है। ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में अभी अगर आप लोग 2,000 रुपए में कोर्स ज्वाइन कर लोगे और सेलेक्ट हो जाओगे, तो भविष्य में हो सकता है यही 2,000, मान लो अभी 100 एडमिशन है और आप लोग सेलेक्ट हो गए, 100 एडमिशन है, मेहनत तो उतनी ही लगी है ना, और आप लोग सेलेक्ट हो गए, आप लोग ने प्रमोशन कर दिया,
जो कि कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं हम लोग इसको, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपने प्रमोशन कर दिया तो हमारा सीधे यहाँ पे एडमिशन 2000 हो जाएगा, तो हमारा सिंपल सी बात है, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा और हमारा कॉस्ट तो उतना ही लगेगा, तो हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जैसे अनअकैडमी, जैसे बायजूस, क्यों नुकसान में होती हैं? क्योंकि ये लोग फंडिंग से काम करते हैं, ये लोग कॉस्ट कम करने के चक्कर में जेब से पैसा लगाते हैं। आपको क्या लगता है उनके जो कोर्सेज चलते हैं ना 1-2 हजार रुपए, वो 1-2 हजार रुपए दे पाना संभव ही नहीं है। वैसे कोर्सेज 1-2 हजार रुपए मंथली में करवा पाना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी नुकसान पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी सॉफ्ट बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि उनको हैवी इन्वेस्टमेंट दे देती हैं कि लो भाई 5 साल बाद का, वो ये सोच रही है अभी तो 2000 में काम चल रहा है, 2000 या 3000 रुपए पर मंथ में काम चल रहा है ना। आप देखोगे इसीलिए लोग क्या करते हैं, इकट्ठे 75,000 लोग को बाहर कर दिया, सीधे 75,000 लोग बाहर एक बार में कंपनी से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट, अब जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया ना वो कह रहे भैया पैसा दो, बहुत साल हो गया, अब पैसा कमा के दो। तो ये अनसस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और जब एक इंडस्ट्री लगती है तो प्रॉपर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। लोकेशन वैसी चयन करेंगे, सीधे बेंगलोर में जाके ऑफिस नहीं खोलेंगे जहां पता है कि भैया वहां पे किराया 1 लाख रुपए होगा। हम लोग भी पहला सेंटर हम लोग को कायदे से खोलना चाहिए था दिल्ली या प्रयागराज, कायदे से, बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रयागराज और दिल्ली से इतनी ज्यादा डिमांड है, मतलब रेगुलर मैसेजेस कॉल आते हैं और हमें पता है एक बार हमने वहां पे ऑफलाइन सेंटर खोल देता ना, हमारी सीटें सारी फुल हो जाती, लिटरली जितने कम कॉस्ट में सारी फुल हो जाती। लेकिन हमें भी ये बात समझनी पड़ेगी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस इंडस्ट्री की वही है जहां पे कुछ प्रॉफिट आए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लोकेशन किसी काम की नहीं है। आपको एकमात्र चीज देखनी पड़ेगी प्रॉफिट, सबसे बड़ी चीज है प्रॉफिट, है ना। ये आप कॉमन सेंस दिमाग में रखिएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आप क्या करोगे, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए डिसाइड करोगे। तो ये बात समझ आई। इसको हम लोग बोलते हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी जो कॉस्ट कटिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 6M फैक्टर्स। जो मैंने अभी तक आपको बताया 6M फैक्टर्स। ये क्या होता है? मैन, मटेरियल, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, मशीन। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका इंडस्ट्री खत्म हो गया, बस यहीं पे इंडस्ट्री खत्म। मशीन, मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट, मैनेजमेंट और मनी। थोड़ा सा इसको मैं एक बार और समझा दूंगा तो आपका काम बन जाएगा। जैसे अब मैंने कहा कि जैसे मुझे मान लो यूपीएससी हिंदी का सेंटर खोलना है, अवस्थिति ऑफ उद्योग, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री है, मुझे यूपीएससी हिंदी का लोकेशन खोलना है, तो मैं सबसे पहले किस बात पे ध्यान दूंगा? मैन पावर कम से कम कॉस्ट में हो। सबसे पहले मैं ये भी ध्यान दूंगा, सबकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि सबकी कॉस्ट एकदम मिनिमाइज कर दूंगा। हो सकता है कि एक लोकेशन ऐसी हो जहां पे मैन पावर बहुत कम हो रहा हो, लेकिन वहां पे मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही हो सकता है एक लोकेशन ऐसी हो। तो मैं देखूंगा इन दोनों में ज्यादा जरूरी क्या है, तब मैं इन दोनों में जरूरी क्या है उस पर देखूंगा। लेकिन सामान्यतः मैं कोशिश ये करूंगा जहां पे ये छह चीजें मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएं, उसको मैं लोकेशन के रूप में चयन करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा मैन पावर कम से कम फोर्स मतलब पैसे में मिल जाए, तब मैं कहां लोकेशन डिसाइड करूंगा। ऐसी जगह पे जहां पे 2-4 लोग 5 लोग इंटरव्यू दिए हुए मुझे मिल जाएं, तैयारी भी पैरेलली कर रहे हो, ठीक है, और दिल्ली जैसा टफ कंपटीशन हो। क्यों? तो दिल्ली में अगर इंटरव्यू सेलेक्टेड लोगों को हम लोग जाएंगे खोजने और उसे कॉपी चेक कराने, तो उनके लिए बड़ी बड़ी कोचिंग्स है जो उनको ज्यादा पैसा दे रही हैं। भाई दिल्ली में अगर आप इंटरव्यू दिए हुए हो, ठीक है, इंटरव्यू दिए हुए हो, तो आपको आराम से 50-60 हजार रुपये महीना कोई भी कोचिंग दे देगी, आराम से इतना दे देगी। हमारी उतनी औकात नहीं है, सिंपल सी बात है, मतलब एज सिंपल एज दैट। मैं सीधे बोल रहा हूँ, हमारी औकात ही नहीं देने की। तो मैं क्या करूंगा, खोजूंगा कि यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेंस इंटरव्यू कुछ दिया हो 20-25 हजार रुपए में। क्यों? दिल्ली में यार वो भी रह रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। भाई वो भी 60 हजार रुपए दिल्ली में गलत नहीं लेता है, घर से दूर रह रहा है और दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली का खर्चा उसको लग रहा है। यहां क्या वो घर पे रह रहा है ना, तो घर पे उसको 20 हजार रुपए मिलेगा तो दिल्ली में 50 हजार के बराबर है, ठीक है। घर का माहौल मिल रहा है, पढ़ाई का कॉम्पिटिशन मिल रहा है, तो मैं ऐसी जगह इंडस्ट्री चयन करूंगा जहां पे मैन का कॉस्ट बहुत कम हो। पहली बात, अब कोई भी इंडस्ट्री, चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो, चाहे टर्शियरी इंडस्ट्री हो, सब में ये चीज देखी जाएगी। दूसरा मैं देखूंगा मटेरियल की कॉस्ट। तो मटेरियल की कॉस्ट मैंने क्या बताया, यहां पर जैसे मान लो यूपीएससी हिंदी है तो यहां पर मटेरियल कौन कौन सा यूज हो रहा है, जैसे शीशा, भाई पार्टीशन कराना है, बेंच टेबल, है ना, पानी, खाना, बिजली, यही सब तो मटेरियल है यहां पर।
ये सब मटेरियल की कॉस्ट कहां पे मिनिमम होगी, मैं वो लोकेशन पे जाने की कोशिश करूंगा। मान लो अगर यही इस्पात उद्योग रहता है ना, स्टील इंडस्ट्री रहता, तो वो कौन से लोकेशन पे जाता, वो उस लोकेशन पे जाता जहां पर रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता मिल जाता, वो लोकेशन पे हो जाता। जैसे रॉ मटेरियल का मतलब आयरन ओर सस्ता मिल जाता, कोयला सस्ता मिल जाता, तो वहां पर वो जाता। तीसरी चीज है मशीन। मशीन का मतलब होता है मशीन प्लस टेक्नोलॉजी। मैं वैसे जगह पे यूपीएससी हिंदी को ओपन करूंगा, सिंपल सी बात है, जहां पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। अब टेक्नोलॉजी मुझे क्या चाहिए, पहली चीज चाहिए मुझे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ताकि क्लासेस ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर मान लो यही टर्शरी इंडस्ट्री की जगह सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती, जैसे मान लो इस्पात उद्योग रहता, तो उसके कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, बात्या भट्टी, ठीक है ना, कौन सा फर्नेस बोलते हैं उसको, ब्लास्ट फर्नेस, उसको ब्लास्ट फर्नेस चाहिए होगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जो हमेशा तापमान को नियंत्रित किए रहे। ऐसा ना हो जाए कि तापमान 1200 डिग्री से बहुत अधिक हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि तापमान अचानक से घटने लगे और 600 डिग्री पे, स्टील में पूरा खराब हो जाएगा। उसको वो चीजें की टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मशीन में ही हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो मशीन के अंडर ही मानते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन उस जगह पे होगी जहां पे मशीन और टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। क्यों नहीं अफ्रीका में बहुत ज्यादा आयरन इंडस्ट्री है, क्यों नहीं वहां पर है, जबकि वहां पर आयरन और बहुत सारे हैं, मटेरियल तो खूब है, मैन पावर भी खूब है भाई, अफ्रीका में लोगों की कमी थोड़ी है। और क्यों जापान में, जबकि जापान में मैन पावर कम है, जापान में रॉ मटेरियल भी नहीं है। तो जापान में होने का सबसे बड़ा कारण यह मशीन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बाकी सबके कॉस्ट वो मिनिमाइज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करा लेते हैं मटेरियल सस्ते दामों पर, सस्ते दामों पर इंपोर्ट करा लेते हैं। मैन पावर उनके पास टेक्निकल है ही, जो एक व्यक्ति, जापान का एक व्यक्ति भारत के 4-4, 3-3 व्यक्ति के बराबर प्रोडक्टिविटी रखता है। ये बात समझिएगा। फिर हमें चाहिए मार्केट। भैया हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पाद बना रहे हैं, उसको मार्केट में बेचना भी पड़ेगा। तो जैसे यूपीएससी हिंदी का हमने सेंटर खोला, तो मान लो हम ऐसी जगह सेंटर खोलेंगे, सिंपल सी बात है, जहां पे मैन, मटेरियल, मशीन, ये तीनों की कॉस्ट कम से कम आए। लेकिन हमें एक चीज और भी देखना पड़ेगा, भैया जो समन्वय बनाएंगे वो बिकबो तो करे। तो गोरखपुर का लोकेशन क्यों चयन किए, गांव में अपने बना लेते। मेरा गांव है रुद्रपुर में, रुद्रपुर देवरिया में जाके वहां बना लेते अपने कोने में बैठ के। वहां तो घर भी है, पूरा का पूरा बिल्डिंग में है छोटा सा, उसमें भी खेत में बैठ के पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा देते, खेत में बैठ के बना लेते, इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता। बात यह है कि वहां पर लोग नहीं जा पाएंगे, मार्केट नहीं है वहां पर, तो मार्केट में आना पड़ेगा। तो मार्केट, अब 3 ऑप्शन अपने पास हुए कि दिल्ली भी बहुत बड़ा मार्केट है, दिल्ली में भी खुलेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है, प्रयागराज भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो दिमाग में ये चीज है यार, मार्केट कैप्चर भी तो पूरा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में मान लो खोल भी दिए और मान लो हो सकता है 1000 एडमिशन आ जाए, अभी अपनी उतनी कैपेसिटी नहीं कि हम 1000 एडमिशन को संभाल पाए, ये तो कैपेसिटी ही नहीं है। तो ऐसा मार्केट सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमारे उत्पाद आसानी से, यानी जो हमारा प्रोडक्शन है वो आसानी से बिक जाए। जैसे गोरखपुर है, 50 लोग सीटिंग अरेंजमेंट है, ऑफलाइन सेंटर पे जो टेस्ट सीरीज है, मैक्सिमम सीटें बुक हो गई, मैक्सिमम सीटें बुक चल रही हैं, और मुझे लग रहा है कि जब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो सारी सीटें फिल हो जाएंगी। तो मार्केट एक ऐसा चयन करोगे जहां पर आप अपना प्रोडक्शन आराम से बेच पाओ। इसके बाद क्या चाहिए आपको, मैनेजमेंट, ये बड़ा जरूरी है। मैनेजमेंट में क्या चीज होती है, पूरी सप्लाई चेन, इसको आप आगे लिख सकते हो SCM, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है कि आप रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेस उत्पाद तक कंज्यूमर से कैसे पहुंचाते हो, वो पूरा प्रोसेस आपको मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे एज अ यूपीएससी हिंदी, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में हैं, तो हम लोग प्रॉपर देखते हैं कि कौन व्यक्ति यहां पे काम कर रहा है, कितने बजे कोर्सेज जाना चाहिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें डिसीजन मेकर, मैनेजमेंट क्या होता है, डिसीजन मेकर होता है। ऐप पे जाना चाहिए कि अभी टेलीग्राम से ही चलाना चाहिए, यूट्यूब पर लिंक के माध्यम से जाना चाहिए कि अपना ऐप जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग होती है मैनेजमेंट की। कितनी कॉस्ट, कितना बेनिफिट, जैसे मैंने आपको लगभग सारी चीजें जुड़वा दी, आपको समझ में आया होगा कि पहली बात, मान लो अगर 2 लाख रुपए रेवेन्यू आ रहा है, सपोज 100 एडमिशन आते हैं ना, जैसे आप लोग, कई लोग होते हैं ना, सोचते हो सर तो करोड़पति हो गए पैसा कमा कमा के। मैं आपसे एक बात बताता हूं, सिंपल बात है, आपने कॉस्ट तो देखी होगी, स्टार्टिंग की कॉस्ट आपने देखी होगी, वो कॉस्ट है, और रेवेन्यू आपने देखा होगा, लेकिन अभी आपने एक बड़ी चीज नहीं देखी, टैक्स मैनेजमेंट में। एक चीज और आता है, टैक्स मैनेजमेंट, सरकारी नीतियां जिसको हम लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी। 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स। तो अगर 1 लाख रुपए रेवेन्यू है तो 48,000 रुपए तो जाने ही जाने। हाँ, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट वेडिट मिल जाता है। जैसे मान लो आईपैड खरीदा या लैपटॉप खरीदा
तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से आईपैड की कॉस्ट कम हो गई, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हुआ तब कॉस्ट कम हुई। जेब में अगर मान लो 10 लाख रुपए रेवेन्यू आया ना, और मैंने सोचा कि 10 लाख रुपए रेवेन्यू मैं पूरा अपने ऊपर खर्चा करूंगा, तो मुझे अपने ऊपर खर्चा करने के लिए केवल 5,20,000 मिलेगा। 48% तो सीधे गवर्नमेंट पहले ले लेगी। ये है टैक्सेशन डिजाइन, और ये आता है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज आता है? एक तो कंपनी का मैनेजमेंट, और दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अब नहीं समझे तो कभी नहीं ये टॉपिक समझ पाओगे। इतना डिटेल में 35 से 40 मिनट मैंने केवल ये बात आपको समझाने में लगा दी, तो ये अब नहीं समझे तो अब कोई माई का लाल आपको समझा नहीं सकता। लास्ट चीज आती है मनी। मनी की भी कॉस्ट होती है। जैसे मुझे अगर गोरखपुर सेंटर इंस्टॉल करना है, तो गोरखपुर सेंटर इंस्टॉल करने के लिए मान लो मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। भाई वो सारे तो कोर्स से आएंगे नहीं, है ना, इतने तो एडमिशन है ही नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक बार सेंटर खोल लूंगा, है ना, और इसको कहते हैं रिस्क टेकिंग अप्रोच। ये भी मैनेजमेंट के अंदर आता है, एंटरप्रेन्योरशिप इसे बोलते हैं। तो मुझे पता है कि मैं एक बार सेंटर खोल लूंगा तो आने वाले साल भर में यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन, मैं फोरकास्टिंग करूंगा। समझिएगा, ये मैनेजमेंट का काम है। जो IITs पढ़ा हूं ऐसे नहीं। आपको लगता होगा ना यार हर साल 2000 लोग इंटरव्यू देते हैं यूपीएससी का, लेकिन यूपीएससी हिंदी 2-4 लोग यूपीएससी हिंदी जैसे चैनल्स चला रहे हैं, सारे लोग नहीं चला पा रहे। क्यों? क्योंकि यार IITs पढ़े हैं, कुछ सीखा है वहां पे, फोरकास्टिंग सीखी है, पता है कि यार इस साल अभी जैसा चल रहा है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ ले ले और मार्केट देखेंगे तो इतने एडमिशन आ सकते हैं इस साल, हम लोग इतने एडमिशन ला सकते हैं ऑफलाइन सेंटर पे। तो अगर हमने 15 लाख इन्वेस्ट किए ऑफलाइन सेंटर पे, तो 2 साल के अंदर हमारे 15 लाख निकल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, है ना। तो हम यानी अगर 15 लाख पे अगर हम 10% ब्याज भी दे रहे हैं, अगर मान लो हमें पैसा मिल रहा है, कोई हमें पैसा उधार दे रहा है, 10% ब्याज ले रहा है, तो वो 18 लाख हो जाएगा 2 साल में। और अब हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 2 साल में हमारा 18 लाख एटलीस्ट रेवेन्यू आ जाए, जिससे हम इसके पैसे वापस कर सके। तो ये जो 3 लाख रुपए हुआ, 15 लाख तो इन्वेस्टमेंट था, जो 3 लाख रुपए ब्याज हुआ, इसको बोलते हैं लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट ऑफ मनी। मनी की भी कॉस्ट होती है। मनी भी कोई आपको फ्री में नहीं मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना कहीं से उधार लेके, अब दोस्त से उधार मांगा, अब जनरली हम लोग तो क्या करते हैं, दोस्तों से उधार मांग लेते हैं, फिर झिलाते रहते हैं, भाई अरे मिल जाएगा यार, काय देख लो यार सेंटर है, ऐसा नहीं प्लीज भाई। अब 2-4 लोग, अब जैसे मेरा एक दोस्त था, तो अभी मतलब वहां से पढ़ा है, एक IIM से पढ़ा हुआ है और एक FMS गाजियाबाद से। तो मैंने एक बार फोन किया, मैं कहा यार 40 लाख रुपए मुझे चाहिए, है ना, सीधे मैंने इसे बोला 40 लाख रुपए चाहिए। कहा 40 लाख रुपए? कह रहा भाई इतना उसने मुझे समझा दिया। ने कहा अरे कोई बात नहीं दोस्त, है ना। तो उसने कहा यार क्या कहते हैं, अभी मैंने लोन लिया, ये वो 85, पैकेज तो भाई बहुत हाई था, है ना, पैकेज तो बहुत हाई था, पता ही था सिलेक्टेड है। दिया उसने, ऐसी बात नहीं की हेल्प नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हेल्प की। आप समझिए इस बात को, हम लोग तो ऐसे काम चला लेते हैं, लेकिन ये काम तो रेगुलर नहीं चल सकता ना। ये उधार बाड़ी का काम रेगुलर नहीं चल सकता, बड़ा मगजमारी है भाई, भुला जाते हैं लेके, पैसा आ गया फिर भूल गए, देना भी था, ठीक है। तो समझ गया, इंडस्ट्री ये ज्यादा मैटर करता है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आपको समझ में आई कि नहीं, कि ये 6 फैक्टर बहुत ज्यादा मैन, अब ये याद कर लो 6M रूल, मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट, मैनेजमेंट, मनी। ये 6 चीज जहां पर मिनिमम हो जाएगी, इन सभी का कॉस्ट जहां पे मिनिमम हो जाएगा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वहीं पर होगी। अब डिपेंड करती है, अब एक बार मैं बात करता हूं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, ठीक है। मैंने आपको टर्शरी के माध्यम समझा ही दिया, अब बात करता हूं सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब रॉ मटेरियल जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है और यहां से प्रोड्यूस माल निकल रहा है, प्रोड्यूस माल निकल रहा है। अब एक बात समझो, अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आयरन इंडस्ट्री है, अब थोड़ा सा यहीं पे कॉन्सेप्ट अभी देख लेंगे ना, तो ये पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा किसी बैच के लिए, चाहे आप NCERT बैच हो चाहे कोई भी बैच हो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल यहां पर मान लो आयरन, अब मैं मान ले रहा हूं इसको, मैंने आयरन इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील संयंत्र यानी प्लांट, IISP ये मैंने बना दिया, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट। मान लो मैं ये स्थापित किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रॉ मटेरियल लाऊंगा और प्रोड्यूस माल बनाऊंगा। आयरन इंडस्ट्री ऐसा है, रॉ मटेरियल अगर आप 60 टन यूज कर रहे हो तो आपका प्रोड्यूस माल 1 टन बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री, भार ह्रास उद्योग, यानी रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस्ड कम हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अब इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है, आयरन ओर यूज होता है, ठीक है, कोयला यूज होता है ना, कोयला यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे मैंगनीज, मान लो कुछ मिलाना है, कुछ अदर उत्पाद बनाना है, कुछ इसमें
जैसे निकिल क्रोमियम कुछ मिलाना है तो वो जो भी चीज़ है, जो भी डोपिंग मिनरल्स हैं वो मिलाना है, एलॉय बनाना है आपको। तो अब आयरन ओर अगर आप 6 टन यूज कर रहे हो ना, तो 1 टन आपको कोयला से आयरन ओर पिघलाना पड़ेगा। जब आयरन ओर पिघलाओगे तो उसमें बहुत सारा कचरा निकलेगा, स्लैग, उसको हटाओगे। कोयला तो जल के खत्म हो गया अपने आप में। और आयरन ओर में भी 6 टन आयरन ओर में 1 ही टन उसमें स्टील रहता है, मतलब आयरन रहती है। बाकी सब वो क्या होता है, Fe2O3 Fe3O4 ये होता है, ऑक्साइड्स होते हैं। वो ऑक्साइड्स आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, स्लैग, मतलब आप अपशिष्ट के रूप में समझ लो, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालने पड़ेंगे। तो प्रोड्यूस माल 7 टन से 1 टन ही बनता है। अब मैं बात करूं एक सिंपल सी बात, अब मुझे मान लो ये इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं किधर लगाऊंगा इस इंडस्ट्री को, मार्केट के पास कि रॉ मटेरियल के पास? अब देखो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कैसे डिसाइड होती है। तो सीधी बात है, अगर मान लो मैंने मार्केट पे लगा दिया इस इंडस्ट्री को, मार्केट है मान लो मुंबई का मार्केट है, यहां पे मैंने इस इंडस्ट्री को लगा दिया। अब मार्केट तक रॉ मटेरियल मुझे ले जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट मुझे कितने टन सामान का करना पड़ेगा? 7 टन सामान का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो मैंने यहीं पे लगा देता, यहीं पर रॉ मटेरियल वाले इलाके पर ही मैं इंडस्ट्री लगा देता, तब मुझे कितना ट्रांसपोर्ट करना पड़ता? केवल 1 टन, करना पड़ता। क्यों? प्रोड्यूस मटेरियल का ही ट्रांसपोर्ट मार्केट तक करना है। तो इस वजह से देख रहे हो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में लगभग 6 गुने अंतर पड़ जाते। एक जगह आप 7 टन सामान लेके जा रहे हो और 1 टन सामान लेके जा रहे हो। इसीलिए भार ह्रास उद्योग, वेट लूजिंग इंडस्ट्री सामान्यतः रॉ मटेरियल के पास लगती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। क्योंकि बाकी जितनी कॉस्ट है, जैसे आप बाकी सारी चीजें देखिए, बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा एक बार समझाता हूं आपको। जैसे मैन था, मटेरियल था, मशीन था, मैनेजमेंट था, मार्केट था, और मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट और मनी, ये चीज थी। अब देखो मनी यार छत्तीसगढ़ में और मुंबई में मनी की कॉस्ट ज्यादा होगी मुंबई में, सिंपल सी बात है। वहां पे आपको महंगा लोन मिलेगा, ज्यादा चांस है कि वहां पे महंगा लोन मिले। मार्केट सीधी बात है, मुंबई में मार्केट है, नो डाउट, मुंबई में बड़ा मार्केट है, वहां पे लोहे की खपत ज्यादा होगी, छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। एक यहां पर छत्तीसगढ़ मार खा गया। मैन पावर, अब मैन पावर देखो, मुंबई में मैन पावर महंगे मिलेंगे, वहां पे रहन सहन का खर्चा ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग हैं, उनको काम आप थमा सकते हो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दो, सस्ता श्रम बल छत्तीसगढ़ में बढ़िया से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा मटेरियल, रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ जीत गया। मशीन तो आप मुंबई में आराम से ले आ सकते हो, सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट रूट ऐसे हैं जिससे आप मशीन को आराम से छत्तीसगढ़ भी ले जा सकते हो। बहुत सारी नदी जल मार्ग हैं, बहुत सारा, सीधे आपने उड़ीसा के पोर्ट से एक रेलवे लाइन बना दी, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री है, भारी इंडस्ट्री है, तो मशीन आप वहां पर भी पहुंचा सकते हो। तो मशीन के मामले में नो डाउट कि मुंबई ज्यादा इजी एक्सेसिबल है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी एक्सेसिबल है, नो डाउट। इसके बाद आती है, ये क्या होता है, मैन, मार्केट, मशीन, मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे मुंबई में चाहे छत्तीसगढ़ में। इवन मैनेजमेंट की कॉस्ट मुंबई में ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इन सबका अगर आप देखो, इन सबका देखो, और यहां पर मार्केट वर्सेस मटेरियल में अगर देखो, मार्केट वर्सेस मटेरियल में अगर मान लो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट भी हैं, एक बार को मार्केट वर्सेस मटेरियल में देखो, तो सीधी बात है यहां पे मटेरियल जीत जाता है। क्यों? मटेरियल हमें 7 टन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, मार्केट नजदीकी के चक्कर में हमें 7 टन मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, लेकिन मार्केट अगर मटेरियल के पास हम उद्योग लगाते हैं तो हमें केवल 1 टन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट का बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा और छोटी मोटी चीजें जो हम सामान्यतः ध्यान में नहीं देते हैं, जैसे पर्यावरण रेगुलेशन। अगर मान लो आप कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आयरन ओर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वहां से खन करके दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, धूल धक्कड़ होते हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर्स खूब होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना टफ है। जबकि अगर आपने स्टील की सिल्लियां बना लिया आपने, या छड़ बना लिया, उसका ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली इजी है, उसको उठाना, उसको मैनेज, उसकी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग रिलेटिवली इजी है देन कोयला एंड बाकी चीजें। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री मैंने बता दिया। अब हम लोग इस चैप्टर को ओपन करते हैं और धड़ाधड़ खत्म करते हैं। तो जितने भी इंडस्ट्री आएंगे, चाहे वो जूट उद्योग हो, चाहे वो हो, है ना, उन सभी पे आपको एक बार ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो हो गई इंडस्ट्री की लोकेशन, ये हो गई।
अब एक चीज और आती है इंडस्ट्रियल रीजन, यहां पर भी बस समझ लीजिए इंडस्ट्रियल रीजन मतलब क्या होता है, बहुत सारे उद्योग, जैसे आप देखोगे छोटा भारत में 8 औद्योगिक क्षेत्र है टोटल, भारत में टोटल 8 औद्योगिक क्षेत्र है, मैं कुछ के नाम बता रहा हूं बाकी आप खोज के बताइएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे मुंबई, ठीक है, गुजरात, चंडीगढ़ दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़ दिल्ली, छोटा नागपुर पठार, हुगली क्षेत्र, ठीक है, कोयंबटूर पठार क्षेत्र, ठीक है, कर्नाटक का क्षेत्र, यहां पर क्या टोटल भारत में 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब ये औद्योगिक क्षेत्र कैसे बनते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे उद्योग, बहुत सारे उद्योग अगल बगल स्थापित होते हैं। इसका एक कारण ये रॉ मटेरियल और कॉस्ट मिनिमाइजेशन है ही, एक कारण ये भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमरेशन इफेक्ट। तो इंडस्ट्रियल रीजन क्यों बनते हैं, वो 5M या 6M फैक्टर प्लस एग्लोमरेशन इफेक्ट के कारण। क्योंकि मान लो आप सिंपल सी बात है समझो, मान लो कहीं पे आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री लग गई, स्टील इंडस्ट्री लग गई, अब मान लो एक बर्तन बनाने वाला भी उद्योग है जो भारत में पूरे जगह बर्तन बना रहा है, तो वो कहां पर बर्तन बना सकता है, स्टील उद्योग के बगल में, उसको स्टील आराम से, रॉ मटेरियल आराम से मिल जाएगा, तो वहीं बना दे पूरे भारत में, पैकेज करके वहीं माल बेच दे पूरे भारत में, समझ रहे, बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए, तो वहां पर वो रहता है। इसके अलावा ये तो एक चीज थी कि वहीं रॉ मटेरियल मिल गया, और भी बहुत सारी चीज थी भाई। स्टील उद्योग के लिए गवर्नमेंट ने सड़कें बनवाई होंगी, उसके लिए उसने हवाई पट्टी की व्यवस्था की होगी, उसके लिए उसने रेलगाड़ी की व्यवस्था की होगी कि भैया यहाँ पे रॉ मटेरियल और जो बना हुआ सामान है वो भी दूसरी जगह जाए। इसका भी फायदा जो, यानी जो सर्विसेज हैं, इसका भी फायदा जो उद्योग है, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो आराम से उठा सकते हैं। तो एग्लोमरेशन इफेक्ट प्लस 6M फैक्टर ये बनाते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, यानी औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ठीक है यार, पूरा ही देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना देख लेंगे। यहां पर अभी चैप्टर में मुख्यतः फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैक्सिमम फोकस है। अब कह रहा है यहां पर ऐसे शुरू किया, हरीश की कहानी। देखो ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो हरीश की कहानी है ना, हरीश की कहानी, आपको लगता होगा ये क्यों हरीश की कहानी, हम तो सर इतने समझदार हैं, हमें हरीश की कहानी, हमें पता ही है सर कि अगर ये जो, ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी चीज बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं बन के ही आई होगी, और बनने में रॉ मटेरियल लगा होगा और फाइनल प्रोड्यूस गुड मिला होगा, इसमें हरीश की कहानी बनाने की क्या जरूरत है। ये कहानी आपके निबंध में काम आती है। ये जो निबंध है, जो यूपीएससी में आप निबंध लिखते हो, यूपीपीसीएस में निबंध लिखते हो, इस तरीके से आप स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने निबंध को। तो यहाँ पे बता रहे हरीश ने ये सब चीजें खरीदी, बर्तन, चीनी, ये भी सब खरीदा, है ना। उसने देखा तो पिता ने उसके समझाया कि जो जूते, कपड़े, चीनी है, ये बड़े उद्योग, बड़ी हैवी इंडस्ट्री द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, तो आप लिखा है द शूज, क्लोथ, शुगर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन इन लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्री की मशीनें बनाती हैं। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्री, तो कुछ क्या होता है छोटे उद्योग में बनाए जाते हैं बर्तन, और कुछ उद्योग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो व्यक्ति बनाते हैं, छोटे छोटे कारीगर बनाते हैं, घरेलू उद्योगों में बनाते हैं। तो यानी उद्योगों के कई प्रकार होते हैं, ये बात भी समझ आएगी। विनिर्माण उद्योग ही कई प्रकार के होते हैं, हैवी भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, जैसे जूते बनाने की फैक्ट्री, कपड़े बनाने की फैक्ट्री, चीनी बनाने की फैक्ट्री, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए और लार्ज उद्योग भी है ये। जबकि दिया बन रहा है, ठीक है, दिया बन रहा है, क्या एक कुम्हार रहता है, वही दिया बना लेता है। तो आपको बात समझनी पड़ेगी, कुछ लघु और कुटीर उद्योग, यानी उद्योगों के प्रकार भी होते हैं जो कि उनके साइज पर भी निर्भर कर सकते हैं, उद्योगों के प्रकार भी, ठीक है। तो यहां पर यह बात कह रहा है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। तो कह रहा है यही डिफिनेशन याद करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैंने बताया वैल्यू एडिशन ऑफ द रॉ मटेरियल या टू द रॉ मटेरियल, ये होता है उद्योग। ये बात मैंने आपको मतलब विनिर्माण, ये होता है विनिर्माण, और मैंने ये बात आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो वही सब बता रहा है कि आप जानते हैं कागज लकड़ी से बनता है, पता है भाई, इसको नया चीज थोड़ा है। चीनी गन्ने से बनता है, लोहा इस्पात लौह से बनता है, ऐसे। जैसे अभी मैं था, मैं आपसे एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे एक मतलब एक IAS अधिकारी है, प्रॉपर मतलब सीनियर है अपने से काफी, तो क्योंकि मैं IIT रुड़की से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो IIT रुड़की के बगल में सहारनपुर है, और सहारनपुर भारत का एक केंद्र है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री का,
जो इवन जो आईआईटी रुड़की का जो कैंपस है ना, सहारनपुर कैंपस, एक कैंपस ही अलग से बना है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए, एक अलग से कैंपस ही बना दिया है, क्योंकि वहां पर क्या है, पेपर एंड पल्प की पढ़ाई होती है, पेपर एंड पल्प की। तो उनको पता चला कि मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, तो उनको पता ही होगा कि भैया वहाँ पे पेपर एंड पल्प का काम काफी होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि क्या होता है ना, आप इस बात को समझना, क्या होता है जनरली ऐसा होता है कि एक आईएएस जो ऑफिसर है ना, डीएम जब तक रहता है तब तक तो सबसे बड़ा शेयर रहता है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तोप वही होता है ना। डीएम, डीएम की पोस्ट सबसे बढ़िया पोस्ट होती है एक आईएएस, क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़ाव रखता है, और मतलब बहुत सारी पावर्स, जिले के लेवल पे इतनी सारी पावर्स उसके पास होती है कि पूछो मत। लेकिन जब वो उसके बाद उसकी प्रमोशन हो जाती है, जब वो किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बन जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है और अपर लेवल पे चला जाता है, अब उसकी पावर सीमित हो जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत सीमित हो जाती है, क्योंकि फिर उसका सीधे सीधे मंत्रियों से कांटेक्ट होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सीधे सीधे वहां पे वो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है एक विशेष सेक्टर में। जैसे डीएम था तो पूरी दुनिया का काम संभाला हुआ था, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर व्यवस्था को वही संभाला हुआ था, उतनी पावर थी। अब मान लो एक तो डिपार्टमेंट में उसको भेजा कि जाओ तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, अब उसका काम केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर फोकस हो गया, उसका काम केंद्रित हो गया। तो यहां से समानता कई ऐसे ऑफिसर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सारे आईएएस ऑफिसर अपने से, कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनका अब मन कम लगता है। मान लो यार आप इतना बढ़िया डीएम थे, तब तक आपको शिफ्ट कर दिया गया किसी मंडी विभाग में कि जाओ भाई मंडी सेक्रेटरी बन जाओ। अब आपको कोनो काम ही नहीं है, मंडी में क्या काम है, 2-3 दिन बाद जो है सामान आएगा, साफ सफाई देखना है, मतलब बहुत छोटा मोटा काम, मीटिंग एक दो ठो बुला लेनी है कभी कभार, तो काम घट जाता है वहां पे। डीएम बनने के बाद जब आपका प्रमोशन ऊपर हो जाता है तो आपका काम समानता कम हो जाता है। अब बात यह थी कि वहां पे वो भी फ्री थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे इंडस्ट्री लगानी है। मुझे किस चीज की इंडस्ट्री लगानी है? ये पेपर एंड पल्प की, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या क्या कॉस्ट लगेगी, पूरा लोकेशन कहाँ पे चयन किया जाए, प्रॉपर मुझे डीपीआर बना के दो, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और मुझे लगानी है, और मुझे बताओ कितना खर्चा आएगा, कैसे कैसे क्या लगाना है। मैंने कहा सर अभी तो मेरे पास खुद नहीं समय, अपने ऑटो इंडस्ट्री हम लोग लगाए हुए हैं, है ना। जैसे वो उनकी बात मतलब दम था, वो सोच रहे थे यार कि बढ़िया मतलब पार्टनरशिप करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे और इंडस्ट्री भी खोलेंगे, और पेपर एंड पल्प वहाँ पे रुड़की में पढ़ा भी होगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो मैंने कहा सर अभी तो अपने पास खुद ही टाइम नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसी में नहीं समय मिल पा रहा है, पूरा दिन कब बीत जाता है पता नहीं चलता है, तो मैं आपको झूठ में फंसाऊंगा नहीं, आप प्लीज देखिए किधर भी मतलब संभव है। ये बात समझिएगा, बहुत जो है कागज लकड़ी से बनता है। मैं आपको कहां से स्टोरी बनाना, मैं ये कह रहा हूं बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है। अब रॉ मटेरियल दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है रॉ मटेरियल, मैं क्यों बता रहा था कहानी अभी आगे जोड़ रहा हूं। और ये बैच में अच्छी बात एनसीईआरटी बैच में ये है कि हम लोग जो एनसीईआरटी में गिवन रहता है उससे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं प्रॉपर, है ना। तो रॉ मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल जो कि एकदम बिल्कुल बेसिक रॉ मटेरियल होता है, जैसे लकड़ी से कागज बनाना, एक पूरा लकड़ी को गुद्दी बनाया, उसका पल्प बनाया, उसके बाद उसको कागज प्रोसेस करके उसको कागज बनाया, तो एकदम बेसिक से। और एक दूसरे तरह का रॉ मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं रीयूज्ड मटेरियल, रीयूज्ड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल। जैसे ये कागज का पन्ना है, मान लो जैसे कागज का पन्ना है सपोज, ठीक है, ये कागज का पन्ना, इसको आपने क्या किया, है ना, इसको आपने क्या किया, यूज किया। जैसे मान लो मैंने इसको पढ़ा, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा तो कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये कागज के पन्ने को आपने क्या किया, यूज करके फाड़ के फेंक दिया। ये भी एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है, ये दूसरे तरह का रॉ मटेरियल होता है, रीयूज रॉ मटेरियल। इससे भी आप वापिस कागज प्रोड्यूस कर सकते हो। अब बेसिकली वो जो आईएएस अधिकारी फोन किए थे उनको यही चाहिए था, उनको चाहिए था रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल, ठीक है, रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिथीन बैन कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर है, पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो पहले इंडिया में पॉलिथीन इंडस्ट्री खूब फली फूली, भयानक फली फूल रही थी, ठीक है, फलीभूत हो रही थी। क्यों? प्लास्टिक इज वेरी इजी टू यूज, आप कोई सामान लेने जाते हो प्लास्टिक में पैक करो, लेके चल जाओ इधर उधर। अब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, WTO से, UNFCCC से, UNCBD से बहुत सारा प्रेशर है कि पॉलिथीन बंद किया जाए। मोदी जी कह भी चुके हैं सिंगल यूज पॉलिथीन शुड बी बैंड इन इंडिया, प्रॉपर ये बात कह भी चुके हैं मोदी जी। अब प्लास्टिक का अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट यहीं से देखो, प्लास्टिक उद्योग से गवर्नमेंट पॉलिसी का आप इंपैक्ट देख सकते हो। अब लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक वाले, उनको भागना पड़ेगा प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स पे कि भैया हमें 4 किलो कंघी या कोई और भी चीज, जो भी जैसे कोई भी चीज, मान लो गॉगल्स, इसकी पैकेजिंग करनी है। पहले क्या होता था, गॉगल्स पे पन्ना पॉलिथीन लपेट दिया, बंद कर दिया। अभी ये चीज के पैकेजिंग के लिए अल्टरनेटिव खोजना है, तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है,
पुराने कागज में कुछ रेजिन मिलाया जाए जिससे उतना ही मजबूत हो, उतना ही फ्लेक्सिबल हो जितना प्लास्टिक होता था, प्लास्टिक से बढ़िया काम करे, खराब ना करे। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, अल्टरनेटिव भी खोजना है। ठीक है, अब लोकेशन इस आधार पर डिसाइड होगी उस उद्योग की, अगर रिसाइकिल उद्योग की, कि जहां पर कचरा प्लास्टिक आराम से मिल जाए। कचरा प्लास्टिक कह रहा हूं, कचरा कागज, पेपर कागज, जो भी कागज है वो आसानी से मिल जाए, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए, तो लोकेशन उस आधार पर डिसाइड होगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप ये बात समझेंगे, यही कह रहा है द्वितीयक उद्योग में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। वही बता रहा है, स्टील, कार, बेकरी सब बता दिया। अच्छा एक बार बताना क्लास कैसी लगी, रियल लाइफ का एग्जांपल देना सही है, केस स्टडी देना सही है ना, और आराम से आप केस स्टडी लिख सकते हो कि नहीं सर जो किताब में दिया है केवल उसी फोकस किया जाए, इधर उधर की बकैती क्यों किया जाए, क्योंकि हम सर बिल्कुल फोकस्ड हैं एग्जाम को लेके, और सबसे बड़ी बात है मैंने इधर उधर की एकदम बकैती नहीं की भाई, है ना, गिल्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर आपको समझा दिया है। ये 1 घंटे का लेक्चर आपको उद्योग एकदम खत्म करा देगा, आपको कोई जरूरत नहीं, आप आगे पढ़ोगे भी नहीं तो काम हो गया, खत्म हो गया हमारा उद्योग, है ना। अब तो बस छोटी छोटी बात है, मेंस में जैसा क्वेश्चन आ जाता है, बस सिंपल सी बात है। तो कह रहा है द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी फिनिश प्रोडक्ट्स में। अब बात ये करते हैं ना कि देखो ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री है और टर्शरी इंडस्ट्री है, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा जुड़ी है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कृषि ले लो प्राइमरी इंडस्ट्री में, यहां पे ले लो आप स्टील इंडस्ट्री ले लो, और यहां पे आप ले लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर ले लो, ये 3 सेक्टर ले लिया आपने। कृषि क्षेत्र में उत्पादन होगा तो घर बनाएंगे गांव वाले क्षेत्र, और स्टील की डिमांड बढ़ाएंगे। पहली बात, कृषि क्षेत्र में ज्यादा यानी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो लोग घर बनाएंगे, लोग सड़कें की डिमांड करेंगे, लोग कार खरीदेंगे, तो वहां पर स्टील, कार मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की डिमांड, सीमेंट, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। तो ये हो गया। इसके अलावा कृषि में भी, कृषि करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, जुताई के लिए हल चाहिए, थ्रेशर मशीन चाहिए, सब बनता है स्टील से, तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी। तो जो कृषि गड़बड़ होने लगे तो स्टील की डिमांड भी अपने आप में गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया बीइंग अ रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंपैक्ट्स द मोस्ट, ये बात समझिएगा। इसके बाद आईटी इंडस्ट्री आया। आईटी इंडस्ट्री क्या करता है, कृषि को सर्विस प्रदान करता है, कहता है भाई इतनी बारिश होने वाली है ना, ये वाला टेक्नोलॉजी लगाओ। ठीक है, ये वाला बीज आया, नया नया बीज, इसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, आईटी वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, कह रहे ये वाला बीज यूज करो, देखो कितना तेज उत्पादन हो रहा है। आईटी इंडस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है। स्टील इंडस्ट्री, ये आईटी वाला स्टील को भी सर्विस दे रहा है, कह रहा है यार स्टील में इससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे ना तो स्टील जो है ब्रिटल हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। कूलिंग जो है, अगर स्टील है भाई 1200 डिग्री पे उसको पिघला रहे हो आप आयरन ओर को, है ना। जैसे मैंने तो सारी चीजें देखी हुई और खुद प्रैक्टिकल मतलब सारी चीजों में इन्वॉल्व रहा हूं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मेरा ब्रांच ही वही था। ठीक है, मतलब स्टील आप 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पिघला रहे हो, उसके बाद आपने अचानक से उसको 0 बर्फ में ले जाके रख दिए तो स्टील वह खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। बहुत तेज से टेम्परेचर गिरना भी ना गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी हम लोग क्वेंचिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो करते हैं कि टेम्परेचर सीधे ऐसा ना 1200 से सीधे, जैसे कब क्या करना, तवे पे कटोरी में घी रखना, उसको खौलाना खूब, उससे उसमें उंगली डाल देना, मत करना भाई, नहीं तो मेरे ऊपर ब्लेम करोगे सर ने, डोंट ट्राई दिस एट होम। उस कटोरी को उठा के पानी में रखना, ऐसी आवाज आती है, बड़ा मजा आता था। पहले तउआ पे हम लोग क्या करते ना, पहले तउआ गर्मा के उसे पानी छिड़कते थे, बड़ा ऐसी आवाज आती थी, बहुत अच्छा लगता था। ये क्या हो रहा है, ये अचानक से टेम्परेचर आप ठंडा कर रहे हो। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जब ये छिस छिस की आवाज आ रही है, आपको लग रहा है आवाज है ना, ये क्या हो रहा है, ये एयर बबल्स बन रहे हैं, जो पानी है वो वाष्पीकृत हो रहा है बहुत तेजी से, और वो क्या कर रहा है, वाष्पीकृत होकर उड़ रहा है, जब उड़ेगा तो गैस बनेगा, और गैस क्या करेगा, स्टील को खराब कर सकता है, स्टील में छेद कर सकता है, पोरस बना सकता है स्टील को। इन सब बातों का स्टील प्रोडक्शन में ध्यान देना पड़ता है, और ये बात कौन बताता है, आईटी उद्योग वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, सूचना से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले। बेसिकली आईटी उद्योग की जगह टर्शरी इंडस्ट्री कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आईटी उद्योग आपको सर, आईटी मतलब तो कंप्यूटर, सब चीजें कंप्यूटर से होती हैं, सारी चीजें, प्लांट में कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, सारी चीजें कंप्यूटर से होती हैं। लेकिन ये चीज आप समझिएगा, है ना। इसके अलावा जो इस प्लांट में भी भैया जो कंप्यूटर लगे होंगे, जो लैपटॉप्स लगे होंगे, जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे, इन सब के लिए क्या चाहिए, स्टील चाहिए। बिना स्टील के कंप्यूटर कैसा, काहे का कंप्यूटर,
तो हर चीज के लिए स्टील चाहिए। इवन जो बेंच लगाएंगे वो लोग, जिसे बैठ रहे होंगे, जिससे पार्टीशन किया होगा, जिससे बिल्डिंग बनाई होगी, वो सबके लिए क्या चाहिए? स्टील चाहिए। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी तीनों इंडस्ट्री आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक बात ये आती है, किसी देश की प्रगति सामान्यतः सेकेंडरी इंडस्ट्री से जोड़ा जाता है। क्यों? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? बृहत मात्रा में रोजगार प्रदान करती है। रोजगार, बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करता है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाती है। देखो, जितना बढ़िया हल रहेगा, जितना बढ़िया मैकेनाइजेशन रहेगा, उतना ही बढ़िया एग्रीकल्चर का उत्पादकता होगी, यानी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक इंडस्ट्री क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को निकाल के रोजगार देती है सेकेंडरी सेक्टर में। और ये क्या होता है? हाई वैल्यू रोजगार होते हैं, हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो एक सेकेंडरी इंडस्ट्री से ही किसी भी देश की प्रगति देखी जाती है। इसीलिए बोले जाते हैं ये इंडस्ट्रियल राज्य, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इट इज द नेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस या इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री। क्यों? विकसित देश है वो, और विकसित देश कैसे हुए? उद्योगों के माध्यम से विकसित हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज पड़ जाती है। नो डाउट सारी चीज जरूरी है, लेकिन ये चीज सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से नापी जाती है। ये बात समझिएगा, ठीक है? तो विनिर्माण उद्योग के विकास से नापी जाती है। अब आता है विनिर्माण उद्योग का महत्व, जो कि डायरेक्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में, प्रश्न कैसे पूछेगा एक नोट कर लीजिए। भारत में विनिर्माण के महत्व को बताते हुए, यानी मेक इन इंडिया ऐसे, या तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, है ना, भारत में विनिर्माण ऐसे ही पूछता है, के महत्व को बताते हुए, ठीक है, नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता पर चर्चा करें। डिस्कस द नीड ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू, या बाय डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया वो स्कीम थी ना, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कर दिया है कि विनिर्माण उद्योग का महत्व बताते हुए आपको ये काम करना है। अब आपको बात समझ में आएगी कि एनसीईआरटी क्यों है जरूरी। ठीक है, कैसे आप एनसीईआरटी का यूज करते हो? बस 1 मिनट रुक जाइए। तो ये समझिएगा, विनिर्माण का महत्व बताते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग, क्या बोला था मैंने क्वेश्चन? हाँ, विनिर्माण का महत्व बताते हुए, भारत में विनिर्माण का महत्व बताते हुए नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता पर चर्चा करें। तो जब ये करेंगे ना, तो मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी मोर देन एनफ है प्लस करंट अफेयर्स। तो नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता, ये आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स पे, और एनसीईआरटी से आपको पता चलेगा विनिर्माण का महत्व। तो एक बेसिक प्लस करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस इज मोर देन एनफ फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होकर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या पढ़ूं, कहां जाऊं, किस तरह से पढ़ूं। इस पर ही फोकस करके आप काम कर सकते हैं। तो विनिर्माण क्या महत्व है? क्यों? बहुत ज्यादा रोजगार देता है। देखो यहां पर पहली बात मैंने क्या बताया था, लिंकेज होती है, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं पर भी रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर निर्भरता को कम करता है। तो पहला पॉइंट विनिर्माण का यही महत्व है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? कृषि पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, यहां पर मैंने प्रॉपर बोला भी है, डिपेंडेंस ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो दे आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर से एक लिमिटेड इनकम आप कर सकते हो। यार आपने गेहूं उपजाया तो गेहूं की कीमत मैक्सिमम 3000 ही मिलेगी आपको, 3000 रुपए क्विंटल ही मिलेगा, बहुत उड़ा के मिला तो। लेकिन आपने गेहूं से आटा बनाया, आटा से मैदा बनाया, और आटे से आपने ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड की कीमत आप देख रहे हो सीधे सीधे आपको मिलेगा करीब, मुझे लगता है 50 रुपए का आधा किलो, 250 ग्राम। बहुत दिनों से ब्रेड नहीं खरीदा मैंने, यही रेट होगा मैक्सिमम। ठीक है, समझिए इस बात को, ये डिफरेंस समझिए। वैल्यू एडिशन के बाद सीधे कितना रेट चेंज हो जाता है, कितना रेट चेंज हो जाता है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन, और इसलिए पैसा भी ज्यादा मिलता है। फिर दूसरा है बेरोजगारी और गरीबी कम हो जाएगी, बेरोजगारी और गरीबी कम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता भी कम होता है। विनिर्माण उद्योग क्या करता है? क्षेत्रीय असमानता कम करता है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाओगे तो वहां के लोगों की इनकम बढ़ेगी, वहां पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड, रेलवे,
ट्रांसपोर्ट, ये सब डेवलप होंगे। इससे क्या होता है, क्षेत्रीय असमानता में कमी आती है। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता में कमी आती है। भारत सरकार जब पिछड़ा क्षेत्र विकास नीति लाई थी, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP बोलते हैं हम लोग, इवन ये भी हम लोग बोलते हैं कई बार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक प्रकार का वो भी बैकवर्ड एरिया ही है, बॉर्डर एरिया। लेकिन समानता अगर आप पिछड़ा क्षेत्र विकास नीति अगर देखेंगे या विकास योजना देखेंगे, तो वहां का मेन उद्देश्य यही था उद्योग लगाने का वहां पर, कि वहां पर क्या हो, असमानता कम हो, वहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो। फिर क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, अगला पॉइंट है। और इसके बाद क्या है, तीव्र एवं शीघ्र विकास होता है, तीव्र समावेशी और शीघ्र विकास, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो दिख रहा है विनिर्माण उद्योग कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग दिख रहा है। अब यहां पर बता रहा है कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं, बोला है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सक्लूसिव नहीं है भाई, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक दूसरे अलग अलग नहीं बल्कि पूरक है। और पूरकता क्या है मैंने आपको समझा दिया, कैसी पूरकता है मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। ठीक है, कि जैसे स्टील है तो स्टील क्या करेगा, मैकेनाइजेशन कर देगा आराम से, तो ये मैंने प्रॉपर बताया। जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार, ये सब क्या है, इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी है किसान की। ठीक है, किसान की। इसके अलावा बात ये आती है कि ये चीजें तो है ही हैं, ये चीजें है ही, हमें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो केवल सेल्फ रिलायंट हो जाना अच्छी बात नहीं है, केवल आत्मनिर्भर भारत बना देना अच्छी बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के साथ भारत में उत्पादन भारत एवं विश्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, तभी हम आगे चल पाएंगे। चीन विश्व का निर्यात फैक्ट्री है, विश्व के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 13% से अधिक है, क्योंकि भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 2% से कम, 1.9 समथिंग है। चेक करिएगा, इतनी ज्यादा है, इतनी कम है भारत की हिस्सेदारी। और चाइना देखो भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चीजों को। तो हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। अब कह रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन क्या है, किस किस चीज में कंट्रीब्यूशन होगा, पहला कंट्रीब्यूशन होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार में कंट्रीब्यूशन, दूसरा होगा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कि कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और तीसरा होगा असमानता घटाने में कंट्रीब्यूशन। तो पहला आप देखोगे सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगभग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 17% ही है, 17% ही है मैन्युफैक्चरिंग में। जबकि आप ईस्टर्न एशिया, आसियान देशों को देखो, जिसको हम लोग एशियन टाइगर कहते हैं, वहां पर 25 से 35% है मैन्युफैक्चरिंग का योगदान। अब सोचो 17% और 25 से 35%, कितना अंतर समझ। वहां पे रोजगार इसीलिए अच्छे मिल जा रहे हैं, वहां पे पैसा इसीलिए ज्यादा आ रहा है। क्यों, वैल्यू एडिशन। देखो जितना ज्यादा विनिर्माण उद्योग उतना बढ़िया वैल्यू एडिशन, चीजों का वैल्यू एडिशन उतना ज्यादा, और जितना बढ़िया वैल्यू एडिशन पैसा उतना ज्यादा। और वो क्या करता है, एक सुचक्र, ठीक है, एक विशियस साइकिल, सुचक्र बनाता है। ठीक है, एक विशियस साइकिल बनाता है, सुचक्र बनाता है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया, इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया मेक इन इंडिया का सुचक्र बनाने को। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि योगदान क्या है। भारत सरकार का टारगेट है ये कि हम 25 से 35% तक ले जाए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट। इसीलिए क्या करती है भारत सरकार, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भारत सरकार ने की है। अब बात आती है उद्योगों की अवस्थिति, जो कि मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझा दिया। अब मैं केवल रीड करूंगा और इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। अब चैप्टर में कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात मैंने, देखो उद्योग बाजार संबंध मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये मैं सेकंड क्लास में जब जो केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस्ड होगी, मतलब एनसीईआरटी बैच वालों की होगी, उसमें बताऊंगा। उद्योग बाजार संबंध भी बता दिया, कैसे उद्योग से मार्केट पे कैसा ये पूरा सप्लाई चेन बता दिया ना, परिवहन, कारखाना, तैयार माल, परिवहन, बाजार, पूंजी, ये बता दिया। ठीक है, आदर्श अवस्थिति ये भी बता दी कि जहां पर कच्चा माल, उत्पादन, उद्योग स्थापना, वितरण की लागत यानी मार्केट, ये सब आसान हो जाए। उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है, ये बहुत इजी है ऑलरेडी, मतलब ये पहले भी बता चुका था, क्लास 7th 8th वाले में पढ़ाया था स्वामित्व के आधार पर। ये वो अभी हम लोग महारत्न कंपनी भी देखने वाले थे, लेकिन आज देख नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग में वस्त्र उद्योग की लोकेशन कहां पर है, इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो मैप जरूर बनाना है। अब मैप बनाओगे भी ना तो इस तरह का मैप नहीं बना पाओगे, जैसा ये बना है इस तरह का ऐसा मैप नहीं बना पाओगे। क्या करना है आपको, एक ये क्लस्टर दिखाना है, एक क्लस्टर यहां दिखा दो,
एक क्लस्टर यहां दिखा दो, एक क्लस्टर यहां दिखा दो, एक क्लस्टर यहां दिखा दो, कुछ क्लस्टर दिखाने हैं, बीच में फिर डॉटेड डॉटेड लाइन बना दो। तो ये मैं सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। मे भी हो सकता है अगर नेक्स्ट क्लास भी मुझे लगेगी तो मैं ध्रुव वालों के लिए भी अवेलेबल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास, डिपेंड्स ऑन मी, मुझे क्या फील आ रही है वो मैं काम कर लूंगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पूरे को करेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग करेंगे, फिर हम देखेंगे ये प्रॉपर जो अपना स्टील इंडस्ट्री है इसके बारे में देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे, ठीक है, रसायन इंडस्ट्री, सब में सेम चीज देखेंगे कि 5M फैक्टर कैसे योगदान दे रहा है, बस 6M फैक्टर कैसे योगदान दे रहा है, बस केवल यही चीज देखना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है। बस मोटर गाड़ी उद्योग सब में वही चीज है कि 5M फैक्टर 6M फैक्टर सही है तो सही हो रहा है। फिर देखेंगे कि उद्योगों से पॉल्यूशन हो रहा है और इसका रोकथाम कैसे करेंगे, और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमें केवल यही देखना है। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कायदे से मैंने आपको प्रॉपर ये चैप्टर पढ़ा दिया है, खुद से भी पढ़ सकते हो, काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग ये न लगे सर आपने उड़ा के चले गए, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग का मतलब इस एनसीईआरटी का शायद लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या क्या होती हैं, और बेसिकली क्या है ये, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम लोग का 10th एनसीईआरटी में भी 2 क्लास में, और 10th एनसीईआरटी आपकी खत्म, क्लास 11 12 बचेगी। 11 12 में सेम चीजें हैं, बस केवल समझाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।